Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, leader of American Airlines emergency line, please state your emergency. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. चौबीस साल गुजर चुके हैं और मीडिया ने और हुकूमतों ने और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई है, भाई साहब सरकारी कहानी पर यकीन करो। लेकिन आज हम उस सरकारी कहानी की धज्जियाँ उड़ाएंगे। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलिए गुफ्तगू को आगे शुरू करते हैं। हमें बताया गया कि अलकायदा के चंद दहशतगर्द ने दुनिया के सबसे महफूज निज़ाम को चकमा दे दिया। लेकिन दोस्तों आज ये वीडियो उन सफ़ात पर मबनी है जो डीक्लासिफाइड हो चुकी हैं। अब मैं आपको वो सोर्सेज दूंगा जो आप खुद इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आज हम बताएंगे कि जो 9/11 है ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक खुफिया मिशन था जो कि उल्टा पड़ गया। ये कहानी उन CIA और FBI ऑफिसर्स की ज़ुबानी है जो वहाँ मौजूद थे। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जिसे डीप स्टेट ने 25 साल तक दबाए रखा? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और इसको दबाकर मेरी हौसला अफजाई करें। चलें अब बात शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1999 के अंदर। CIA हेडक्वार्टर्स में एक मखसूस यूनिट था जिसे एलेक्स स्टेशन भी कहा जाता था। जी हाँ, एलेक्स स्टेशन क्या है? 1996 में CIA ने अपने हेडक्वार्टर्स लैंगले में एक छोटा सा लेकिन बहुत सीक्रेट यूनिट बनाया जिसका नाम एलेक्स स्टेशन रखा गया। और इसका मिशन सिर्फ एक था, उसामा बिन लादेन को ढूंढना, समझना और उसकी हर हरकत पर नज़र भी रखना। ये टीम दिन रात उसकी कॉल्स को इंटरसेप्ट करती थी, उसके नेटवर्क को ट्रेस करती थी और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली खुफिया रिपोर्ट्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन 1999 से 2001 के दरमियान उनके हाथ कुछ ऐसे क्लूज लगे जो बाद में तारीख का हिस्सा बन गए। दो लोग जिन्हें वो मॉनिटर कर रहे थे बाद में सितंबर 11 अटैक्स में शामिल निकले। और यहीं से वो सवाल उठते हैं कि क्या एजेंसीज के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई देरी हुई या ये सिस्टम की कोई कमज़ोरी थी जिसने उन्हें मौका दिया। जब मैं ये वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक इंटरव्यू सुना। उसमें साबिक FBI एजेंट मार्क रोसिनी, जो 1999 में FBI की तरफ से CIA के बिन लादेन यूनिट जिसे एलेक्स स्टेशन कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, में तैनात थे। उन्होंने
अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज और हल्फनामे एफिडेविट्स में एक सनसनीखेज कहानी सुनाई है। रोसानी बताते हैं कि 1999 में CIA के पास अलकायदा के अंदर कोई इंसानी सोर्स नहीं था, लेकिन उनके पास दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तक रसाई हासिल थी उन्हें। सबसे अहम जरिया यमन का एक घर था, जी हाँ, और वो उसको कहते थे हडा होम स्विच बोर्ड। हडा होम स्विच बोर्ड से मुराद यमन में अहमद अल हडा की रिहाइश गाह है, जिसे अमरीकी इंटेलिजेंस ने सितंबर 11 के हमलों पे और उसके पहले अलकायदा का एक इंतहाई अहम कम्युनिकेशन हब करार दिया था। उस घर का फोन ऑपरेटिव्स के लिए स्विच बोर्ड या सुपर सेल के तौर पर काम करता था, जो हाईजैकर समेत दीगर लोगों की इंटरनेशनल कॉल्स को आपस में जोड़ के रख देता था। जी हाँ, अहमद अल हडा एक यमनी शहरी था जिसे उसामा बिन लादेन के साथ ताल्लुकात सोवियत अफगान वॉर के वक्त से शुरू हुए थे। अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम उसके घर को एक अहम मरकज हब के तौर पर पहचानते थे और जिसे खालिद अल मेंदर 9/11 के हमलों में मुलव्विस दीगर अफराद इस्तेमाल करते थे। उस घर का टेलीफोन नंबर पूरी दुनिया में मौजूद मुश्तबा दहशतगर्दों की कॉल्स मिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। इससे उन्हें आपस में राब्ता करने में मदद मिलती थी और वो ऐसी डायरेक्ट कॉल से बच जाते थे जिन्हें वो ट्रेस किया जा सके। मज़ीद मालूमात के लिए आप विकिपीडिया या न्यूयॉर्क आर्टिकल्स देख सकते हैं। जी हाँ, अब हम आते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है अलकायदा के तमाम बड़े दहशतगर्द इसी घर में एक दूसरे से राब्ते के लिए उस फ़ोन को यूज़ करते थे। CIA और NSA 1996 से इसी घर की कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं NSA डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हडा होम यमन। अब चलते हैं आगे। अगस्त 1998 की एक गरम भरी सुबह, जब ईस्ट अफ्रीका के दो शहर नैरोबी और दारुसलाम में अचानक जोरदार धमाके गूंज उठे। ये लम्हा 1998 यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी के बॉम्बिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अमेरिकन एम्बेसीज को टारगेट किया गया। 100 लोग जान से हाथ धो बैठे, हजारों जख्मी भी हुए और दुनिया को पहली बार अंदाजा हुआ कि अलकायदा अब एक सिर्फ छोटा नेटवर्क नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल का खतरा बन चुकी है। इन धमकियों ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। इसके बाद उसामा बिन लादेन के नाम पर पूरी दुनिया खुलकर सामने आ गया, जिसने आगे चलकर ग्लोबल वॉर और टेरर की बुनियाद भी रखी। नैरोबी बॉम्बिंग में FBI के स्पेशल एजेंट जॉन एंटिसेफ ने एक मुल्जिम दाऊद अल हौली को पकड़ लिया। जब उसका इंटरव्यू किया गया, रोशनी के मुताबिक एंटिसेफ ने बगैर किसी तशद्दुद के सिर्फ इंसानी हमदर्दी से अल हौली से वो फ़ोन नंबर निकलवाया जो अलकायदा का हब था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब ये नंबर FBI ने CIA को भेजा, उन्होंने बताया ही नहीं कि वो इसे 1996 से सुन रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने ये राज भी छुपाया कि ये घर खालिद अल मेदर 9/11 हाईजैकर के ससुरालियों का था। दिसंबर 1999 की सर्द रातों में CIA को एक अहम खुफिया इत्तला मिलती है कि अलकायदा के कुछ लोग कोलालंपुर मलेशिया में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए मिल रहे हैं। वो फौरन सर्वेलेंस शुरू कर देते हैं और CIA ने उन अफराद पर नज़र रखना शुरू कर दी जिनमें से एक नाम खालिद अल मेदर है, जिसका क्वाइटली पीछा किया गया। उसकी मूवमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स रिकॉर्ड किए गए और ये भी मालूम हुआ कि उसके पास US वीज़ा मौजूद है। एक ऐसी डिटेल जो बाद में तारीख का हिस्सा बन गई, जो उस वक्त शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मलेशिया की मीटिंग फ्यूचर के सबसे बड़े टेररिस्ट हमले से जोड़ दी जाएगी। रोशनी बताते हैं कि CIA ने दुबई में मेदर के होटल कमरे की तलाशी ली
और उसके पासपोर्ट्स की फोटोग्राफ्स भी ली। उसके पासपोर्ट में यूएस मल्टी एंट्री वीज़ा लगा हुआ था। रोशनी के साथ डग मिलर, उन दोनों ने फौरन रिपोर्ट लिखी और एफबीआई को बताना चाहा, लेकिन सीआईए एनालिस्ट माइकल एन कैसी ने सख्ती से मना कर दिया। रोशनी कहते हैं कि उन्हें धमकाया गया, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे पे ग्रेड से अबव है। अब सवाल ये है कि सीआईए ये सच छुपाना क्यों चाहती थी? इसका जवाब हमें मिलता है अमेरिका के सबसे बड़े काउंटर टेररिज्म ऑफिसर रिचर्ड क्लार्क के बयान से। क्लार्क ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, सीआईए दरअसल इन हाईजैकर्स को अमेरिका में दाखिल होने देना चाहती थी ताकि उन्हें रिक्रूट भर्ती किया जा सके और अपना डबल एजेंट जासूस बनाया जा सके। आप YouTube पर या कहीं इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं रिचर्ड क्लार्क 9/11 CIA रिक्रूटमेंट इंटरव्यू। अब और आगे जब खालिद मिदर और नवाब अल अज़मी अमेरिका लैंड हुए तो वो मिले उमर अल बयूमी से। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और डीक्लासिफाइड FBI रिपोर्ट्स के मुताबिक बयूमी ने इन हाईजैकर्स को अपार्टमेंट दिलवाया, उनका रेंट भी भरा, बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए और उन्हें ड्राइवर लाइसेंस तक दिलवाए। सोचिए, जिन लोगों ने प्लेन उड़ाए उन्हें सेटल करने वाला बंदा सऊदी और सीआईए का प्रॉक्सी था। सीआईए ने सऊदी इंटेलिजेंस को एक वर्क अराउंड के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो अमेरिका के अंदर जासूसी कर सकें, जो कि कानूनन उन्हें इजाज़त ही नहीं। एफबीआई के डीक्लासिफाइड फाइल्स बताती हैं कि बयूमी के पास एक नोटबुक थी जिसमें जहाज़ उड़ाने का मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ये सारा फॉर्मूला मिला था, लेकिन 9/11 कमीशन ने इसे सिर्फ महज एक इत्तेफाक कहकर नज़रअंदाज कर दिया। 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी शहरी थे। उन्हें वीज़े कहाँ से मिले? जद्दा कॉन्सुलेट से। उस वक्त वहाँ सीआईए स्टेशन चीफ जॉन ब्रेनन थे। रोशनी और दूसरे एजेंट्स का ये भी इल्ज़ाम है कि इन हाईजैकर्स को एक स्पेशल क्लियरेंस पर वीज़ा दिया गया, जबकि उनका बैकग्राउंड सख्त मशकूक सस्पिशियस था। अक्टूबर 2000 में यूएसएस कोल पर जब हमला हुआ, एफबीआई ने जब तहकीक शुरू की तो उन्हें मलेशिया समिट की वहाँ से तस्वीरें मिली। जून 2001 में एफबीआई और सीआईए की मीटिंग हुई। रोशनी बताते हैं कि सीआईए ने उन्हें मिदर की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन ये छुपाया कि वो इस वक्त कैलिफोर्निया में मौजूद है। रोशनी कहते हैं, अगर हमें सच बताया जाता तो हम उन्हें सैन डिएगो की फ़ोन बुक रिकॉर्ड से ढूंढ लेते, क्योंकि उन्होंने अपना असली नाम इस्तेमाल किया था। एक तरफ सीआईए झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ उस वक्त एफबीआई वहां उस निज़ाम से गुजर रही थी और वो निज़ाम इतना पुराना था कि 2003 तक उनके पास ढंग का ईमेल सिस्टम तक नहीं था। एक डॉक्यूमेंट उनको सेव करने के लिए 12-13 कमांड्स लगती थी। एक एजेंट ने फीनिक्स मेमो भेजा कि बिन लादेन के लोग फ्लाइट स्कूल्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वो मेमो फाइल्स में कहीं दब के रह गया क्योंकि सिस्टम डिजिटलाइज नहीं था। दोस्तों, 9/11 के बाद जो रिपोर्ट बनी उसके 28 सफ़ात जो 15 साल तक छुपाए गए, आखिर क्यों? रिपोर्ट को एडिट करने वाला शख्स फिलिप ज़ेल्को ने इन्वेस्टिगेशंस और गवाहों को बात करने से रोका। कमीशन के स्टाफ ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ज़ेल्को दरअसल व्हाइट हाउस का बंदा था जो सच छुपाने के लिए भेजा गया था। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक डेफिनेटिव अकाउंट नहीं बताती, बल्कि एक कवर अप के तौर पर दिखाई देती है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे आज़ाद इंडिपेंडेंट कर बेचा तो, मगर असल में ये उनके गुनाहों को छुपाने का एक जरिया थी शायद। 24 साल बाद 3000 सिविलियंस के खानदान आज भी सवाल कर रहे हैं। रोशनी जैसे एजेंट्स आज भी पूछते हैं कि उन्होंने सीआईए की बात आखिर मानी क्यों।
ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड हल्फनामे हैं जो आप खुद जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मार्क रोसिनी डिक्लेरेशन 2015, डीक्लासिफाइड 28 पेजेस ऑफ कमीशन रिपोर्ट, रिचर्ड क्लार्क की टेस्टिमोनी। सच की गुफ्तगू जारी रहेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सी सोर्सेज दी हैं जो आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को डिटेल में आगे बढ़ाएं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड मिस ना कर सकें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।